Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज दो मुद्दों को लेकर हम आए हैं। पहला मुद्दा है राजनीतिक और दूसरा मुद्दा है कि किस तरह से अवैध कब्जे हो रहे हैं और उस पर सियासत जारी है। सिर्फ लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को आज से करीब 9 दिन रह चुके हैं। 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन रिजल्ट से पहले धड़कनें बढ़ी हुई हैं लोगों की। लोगों का मतलब नेताओं की। भरतपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस में पहले से भी टक्कर होती रही और आज भी टक्कर है। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो आशा लगा के बैठे हुए हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनसे जब बात करते तो वो एक ही चीज़ कहते हैं, कैलकुलेशन करके बताते हैं कि पहले 3,36,000 मतों से मार्जिन से बीजेपी जीती थी 2019 में। अब के ठीक है, थोड़ा सा विरोध था बीजेपी के खिलाफ, जातियों में नाराज़गी थी और भी कई कारण थे। तो कितना घटा लोगे? 3,36,000 के मार्जिन को कितना कम कर लोगे? 50% कम कर लोगे, 25% कम कर लोगे, फिर भी हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन ऐसा 10 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है। जैसे 14 और 19 में बीजेपी वाले कार्यकर्ता पदाधिकारी एकदम आश्वस्त थे कि हम तो चुनाव इतने से जीत रहे हैं मार्जिन से, लेकिन इस बार कहते हैं टक्कर ज़रूर है लेकिन चुनाव जीत जाएंगे। मार्जिन ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत मार्जिन रहेगा, लेकिन फिर भी चुनाव हम जीत जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें एक अलग ही तरह की खुशी देखने को मिल रही है। वो 100% आश्वस्त हैं कि अब चुनाव तो हम जीत चुके और अच्छे मार्जिन से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं क्योंकि जनता ने हमको सपोर्ट किया है। अब दावे तो दोनों ही पार्टियों के लोग कर रहे हैं। रिजल्ट 4 तारीख को आना है। पिक्चर जो धुंधली है वो सामने आ जाएगी, साफ हो जाएगी कि जनता ने किसको मैंडेट दिया है, जनता ने किसका भला किया है और जनता ने किसको ठुकराया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं चिंता सता रही है सीट चुनाव जीतने को लेकर, और कांग्रेस वाले आश्वस्त हैं। एक दृढ़ विश्वास उनको है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। खैर, कसमकस जारी है, ज़्यादा दिन नहीं है, 9 दिन रह गए हैं, रिजल्ट आने वाला है। अब बीजेपी के ज़्यादातर लोग जो पदाधिकारी हैं उनको एक चिंता ये भी सता रही है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया या कम मार्जिन से जीते या फिर कुछ और भी गलत हो गया, नेगेटिव हो गया, तो फिर उनका भविष्य खतरे में आ सकता है, उनका डिमोशन हो सकता है, उन पर कार्रवाई हो सकती है, उन पर गाज गिर सकती है। क्योंकि फीडबैक सब तरह का लिया जा रहा है, किसने क्या हुआ और किसकी क्या भूमिका रही। क्योंकि जो एमएलए हैं सिटिंग बीजेपी के, उन्होंने कितनी मेहनत की, पदाधिकारी उन्होंने कितनी मेहनत की, तो ये सब कुछ यहाँ चल रहा है। और इस चीज़ को लेकर बीजेपी के नेता पदाधिकारी हों, चाहे एमपी, सिटिंग एमपी, एमएलए हों, उन सभी में चिंता सता रही है। कांग्रेस वालों का तो सीधा सा फंडा है कि हम तो लगातार 2 बार से हार ही रहे हैं, लेकिन इस बार हवा अच्छी आई है, बदलाव हुआ है, तो उम्मीद की जा रही है अच्छे मतों से हम जीत सकते हैं। खैर, जो भी है वो तो सब पता लग जाएगा, रिजल्ट आने वाला है। दूसरा हमारा जो मुद्दा है वह है कब्जा, अवैध कब्जे किस तरह से। भरतपुर रियासत जो थी, यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ ये थी कि यहाँ के जो राजा रहे वो किसान हुआ करते थे, खुद खेतीबाड़ी करते थे। आज भी अगर हम बात करें तो पूर्व जो कैबिनेट मंत्री हैं रही हैं, कृष्ण कौर दीपा राजा मान सिंह की पुत्री हैं। राजा मान सिंह जो थे वो खुद भी हल जलाकर खेत जोतते आए हैं, खेती करते आए हैं। कृष्ण कौर दीपा भी आज भी खुद हल चला करके खेती करती है। तो यहाँ के जो राजा थे वो किसानगिरी करते थे, किसान थे, खेतीबाड़ी करते थे और आज तक भी करते आए हैं और कर भी रहे हैं। सभी जातियों के धर्मों को लोगों को सामंजस्य बिठाकर वो साथ रहकर चले थे और यही वजह रही कि यहाँ कभी जातिगत विवाद कभी नहीं हुआ। सभी जातियों में, धर्मों में एकता यहाँ रही।
आपसी सामंजस्य यहाँ पे रहा। लेकिन उसके बाद आज जो वर्तमान में हालात हैं वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शोचनीय है, क्योंकि लोहागढ़ फोर्ट जिसे लोहागढ़ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसे कोई जीत नहीं पाया था। तमाम तरह के अटैक यहाँ आक्रांताओं ने किए, लेकिन मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन उसके बावजूद अजय लोहागढ़ दुर्ग के हालात क्या हैं, बहुत गंभीर हालात हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किले के अंदर किस तरह से अवैध कब्जे हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। मंदिर जो राजाओं ने यहाँ बनवाए ऐतिहासिक, उन मंदिरों को जो राजाओं ने ज़मीन दान दी थी दूसरी जगह, उन ज़मीनों को बेच दिया गया, खोवा कर दिया गया। अब वो बेचने वाले कौन है और ख़रीदने वाले कौन है, वो सब माफिया हैं जिस तरह से बता रहे हैं। किले के अंदर जो ज़मीन पड़ी है, जिसकी जो मन में आ रही है वो दुकान बना रहा है, जिसकी जो मन में आ रही है वो घर बना लेता है, जिसकी जो मन में आ रही है मंदिर बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है। जिसकी जो मन में आ रही है वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन देवस्थान विभाग हो या फिर एएसआई हो या जिला प्रशासन हो, कतई कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सुस्त बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। जिसको जो करना है अवैध कब्जा करते जाइए। विरासत है, लोहागढ़ दुर्ग एक विरासत है जिसका इतिहास में बहुत अच्छा सुनहरे अक्षरों से नाम दर्ज है। यहाँ की मजबूती के लिए, यहाँ के सैनिक राजाओं की, यहाँ की जनता की मजबूती और साहस के लिए ये जाना जाता है। लेकिन आज आलम है कि किस तरह से लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर जो सुजाना गंगा नहर है वो प्रदूषित है, उसको सफाई नहीं किया जा सकता। और तो और बात छोड़िए, लोहागढ़ दुर्ग की जो दीवारें हैं उनको रिपेयर तक नहीं किया जा रहा, अवैध कब्जे हो रहे हैं। लोहागढ़ दुर्ग के बाहर अगर बात करें, शहर में सर्कुलर जो रोड बनाया गया है, इसके इर्द गिर्द तमाम तरह के अवैध कब्जे हो चुके हैं। बड़े बड़े मॉल दुकान बन चुके हैं। पुराने जब रेवेन्यू के नक्शा देखते हैं रेवेन्यू के, तो उसमें पता लगता है कि किस तरह से नक्शा था, लेकिन रास्ते थे, बड़े बड़े रास्ते थे, लेकिन वो नक्शे में हैं आज रास्ते। वैसे धरातल पर देखें तो रास्ते नाम की चीज़ खत्म हो गई, वहाँ मॉल बन गए, बड़ी बड़ी दुकान बन गई। सवाल ये कि आखिर ये अवैध कब्जा करने वाले माफिया हैं कौन और उन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा सकी और आज भी क्यों नहीं लगाई जा रही है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर छोटी मोटी कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाती है। जैसे सड़क के किनारे जो रोज़ाना मजदूरी करते हैं, ठेली वाले हैं, ढकेल वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, जो सुबह आते हैं अपनी सब्जी या छोटा मोटा सामान बेचने के लिए आते हैं, शाम को चले जाते हैं। प्रशासन जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर देता है। शहर में दुकानदार हैं, उन्होंने अगर सामान बाहर रख लिया है, हालांकि यातायात व्यवस्था उससे ठप्प होती है, नहीं होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो जाती है। अब आप समझिए, इन छोटे छोटे जो मज़दूर हैं, जो दिहाड़ी वाले मज़दूर हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेली वाले हैं, जो सामान बेचकर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं। अतिक्रमण के नाम पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, चालान काट दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से माफियाओं ने इस भरतपुर ऐतिहासिक शहर की ज़मीन पर कब्जा किया है, रास्तों को अवरुद्ध किया है, बेशकीमती ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए हैं, ऐतिहासिक मंदिरों की ज़मीनों को खा गए, उन पर कब्जे हुए हैं, बेच दिया गया, मालामाल बन गए, उन पर आखिर प्रशासन और या सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज आलम यह है कि इतने बड़े रास्ते हुआ करते थे इस ऐतिहासिक भरतपुर में, लेकिन सब खत्म हो गए, सब पे अवैध कब्जे हो गए। आम जनता को परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई ना तो प्रशासन अमल में ला सकता है, ना ही सरकार अमल में ला सकती है। क्यों? उसके पीछे कई कारण लोग बताते हैं। छोटे लोगों पर कार्रवाई हो सकती हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में शायद डर लगता है। तो ये दो हमारे मुद्दे थे आज। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं।